2024 के चुनावों में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा हार और जीत तय कर सकता है। यूसीसी यानी एक देश एक कानून, यानी न्याय के आगे हर व्यक्ति बराबर है, चाहे फिर वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो। अब हिंदुस्तान में कई धर्म और जातियां हैं। शादी, तलाक, जमीन बंटवारे जैसे मामलों में अलग अलग कायदे कानून फॉलो किए जाते हैं, लेकिन सरकार कोई एक ऐसा कानून ले आए जिसमें हर व्यक्ति का फैसला एक ही कानून के तहत हो, तो क्या भारत की जनता इसे अपना पाएगी? अब देखिए, बीजेपी का टारगेट है देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना, लेकिन विपक्ष इसके खिलाफ है। विपक्ष ये कहता है कि भारत जैसे विभिन्नता वाले देश में आप कोई एक ऐसा कानून कैसे लागू कर सकते हैं जो हर धर्म और जाति को खुश कर दे। लेकिन सरकार तो एक्शन में है। 22वें विधि आयोग ने सुझाव मांगे हैं जनता से यूसीसी पर, लेकिन इस पर विपक्ष का कहना है कि जब 21वें लॉ कमीशन ने ऑलरेडी 2018 में ये कह दिया है कि यूसीसी की अभी देश में कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर क्यों बीजेपी इसे लागू करने के पीछे तुली हुई है? तो आखिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड असल में है क्या? 2024 में यूसीसी कैसे हार जीत तय कर सकता है? विपक्ष को यूसीसी से परेशानी क्यों है? इस मसले पर संविधान क्या कहता है और यूनिफॉर्म सिविल कोड का इतिहास क्या है? समझिए रिमझिम के इन 5 पॉइंट्स में। अब सबसे पहला है कि आखिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड असल में है क्या? अब देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है समान नागरिक संहिता, यानी देश के सभी नागरिकों के लिए एक जैसे पर्सनल लॉज लागू होना। अब आप पूछेंगे ये पर्सनल लॉज क्या है, तो आप इससे समझिए। कोई भी मामला जो शादी, तलाक, बच्चा गोद लेने, जमीन जायदाद के बंटवारे, उत्तराधिकारी या विरासत देने से जुड़ा हो, उसे पर्सनल लॉ कहते हैं। भारत में ये पर्सनल लॉज हर नागरिक के लिए सेम नहीं है। हिंदू, मुस्लिमों, ईसाई, पारसियों और पिछड़ी जातियों के लिए अलग कायदे कानून हैं। वैसे ही ये पर्सनल लॉज धर्म, जाति, जेंडर और राज्यों के हिसाब से अलग अलग हैं। हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन सब हिंदू कोड बिल के हिसाब से चलते हैं। वैसे ही मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के हिसाब से चलता है। एक उदाहरण से समझे तो हिंदुओं में एक से ज्यादा बीवी रखना कानूनी अपराध है, लेकिन मुस्लिमों में ऐसा नहीं है। हिंदुओं में एक गोत्र या कजन्स में शादी नहीं होती है, पर मुसलमान बस अपनी सगी बहन को छोड़कर किसी के साथ भी शादी कर सकते हैं। इसी तरह न जाने कितने रीति रिवाज भारत में सदियों से चलते आ रहे हैं और उसी हिसाब से कोर्ट में लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। तो बेसिकली सरकार इन सबको एक कानून के तहत लाना चाहती है। यूसीसी का मुद्दा गरमाया था 1985 के शाह बानो केस के बाद। वो आगे बताऊंगी कि ये केस था क्या। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2015 में कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। दूसरा है कि क्या 2024 के चुनावों में यूसीसी हार और जीत तय कर सकता है? अब देखिए, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में 3 बड़े वादे किए थे कि राम मंदिर तो वहीं बनाएंगे और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाएंगे और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। अब इसमें से राम मंदिर बन गया और कश्मीर वाला वादा भी पूरा हो गया। अब बचा है यूसीसी लागू करने का वादा, और अगर बीजेपी यूसीसी भी लागू कर देती है तो चुनावों में उनके पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा ये बोलने के लिए कि हमने जो वादे किए थे उनको हमने निभा दिया है। बीजेपी का मानना है कि एक देश एक कानून के तहत हर जगह समानता आएगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, न धर्म, न जाति, न लिंग। कानून के आगे हर एक इंसान बराबर होगा। पर सवाल ये ही उठते रहे हैं कि क्या भारत जैसे विभिन्न देश में ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? अब जानते हैं कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी के लिए अहम क्यों है। अब देखिए, 1989 के चुनाव में यूसीसी का पहली बार जिक्र हुआ था। फिर 2014 के चुनाव में बीजेपी के मैनिफेस्टो का ये हिस्सा बना। फिर 2019 के चुनाव में भी बीजेपी ने इसे अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाया। अब जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर राज्यों का रुख क्या है। अब देखिए, गोवा में साल 1961 में यूसीसी लागू हुआ। उत्तराखंड में सरकार ने यूसीसी के लिए कमेटी बनाई। गुजरात में भी सरकार ने यूसीसी के लिए कमेटी बनाई। उत्तर प्रदेश ने कहा कि हम यूसीसी पर गंभीरता से विचार करेंगे, और मध्य प्रदेश भी ये कह रहा है कि जल्दी हम यूसीसी पर कमेटी बनाएंगे। अब तीसरा है कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड से विपक्ष को इतनी दिक्कत क्यों है? अब विपक्ष का ये कहना है कि भारत जैसे विभिन्नता वाले देश में इतनी धर्म और इतने जातियां हैं, उसमें अगर आप एक कॉमन सिविल कोड लागू कर देते हैं तो ये असंवैधानिक होगा और अल्पसंख्यक विरोधी होगा। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से सिर्फ बीजेपी राजनीति करना चाहती है। भारत में डिफरेंट कल्चर्स को एक ही कानून के तहत जोड़ना असंवैधानिक होगा। मुसलमान भी यूसीसी को मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ मानते हैं।
21वें विधि आयोग ने 2018 मार्च में जनता के साथ विमर्श के बाद अपनी रिपोर्ट में कहा कि फिलहाल समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड की जरूरत देश को नहीं है। अब जैसे ही 22वें विधि आयोग ने नया नोटिफिकेशन जारी किया तो कांग्रेस के जयराम रमेश ने सरकार के खिलाफ पत्र लिखकर अपना विरोध जताया। ये देखिए वो पत्र। ममता बनर्जी की पार्टी के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि केंद्र सरकार लोगों को नौकरी देने के वादे और महंगाई पर रोक लगाने से नाकाम रही है, इसलिए 2024 से पहले अपनी विभाजनकारी राजनीति से आग को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और चौथा है कि आखिर संविधान इस पर क्या कहता है। हमारे पास अभी कौन कौन से पर्सनल लॉज हैं जो देश में फॉलो किए जाते हैं। भारत में संविधान में आर्टिकल 25-28 में ये कहा गया है कि नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, वो अपने धर्म के हिसाब से कायदे कानूनों का पालन कर सकते हैं पर्सनल मामलों में। वहीं संविधान के अनुच्छेद 44 में ये कहा गया है कि राज्य भविष्य में समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने की कोशिश करे और बीजेपी इसी आर्टिकल 44 को अपना हथियार बनाती है। अब बात करते हैं कुछ पर्सनल लॉज की जो कि भारत में लागू होते हैं। तो सबसे पहला है क्या है हिंदू कोड बिल। ब्रिटिश राज में और उससे भी पहले भारत में धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव देखने को मिला है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं और नीची जातियों को होता था। भारत की आजादी के बाद नेहरू ने हिंदू कोड बिल्स के तहत 4 कानून पास किए। पहला था हिंदू मैरिज एक्ट, फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट एंड हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट। इन कानूनों में महिलाओं को उचित अधिकार दिए गए और कुछ नियम कानून बनाए गए जिसे सभी हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध धर्म के लोग अपनाते हैं। हम सब ने देखा है कि हिंदुओं की शादी 7 फेरे लेने के बाद संपन्न होती है। तो क्या है हिंदू कोड बिल? संसद में 1956 में पास हुआ। महिलाओं को मिले कई अधिकार, जिसमें से एक था पिता की संपत्ति में बेटी का भी हक, और बौद्ध, जैन और सिख समुदाय के लोगों पर यह लागू होता है। अब बात करते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ की। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक प्राइवेट संस्थान है जो मुसलमानों के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है और मुस्लिम लॉज को लागू करने का काम करती है। इसे 1973 में बनाया गया। मुसलमानों के कानून और कायदे मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के हिसाब से चलते हैं। मुगलों के राज में उलेमाज यानी इस्लामिक स्कॉलर्स कानून बनाते थे। ब्रिटिश राज में साल 1937 में शरीयत एक्ट पास हुआ। मुस्लिम पर्सनल लॉज को अक्सर महिला विरोधी कहा जाता है। हिंदू जहां 7 फेरे लेके शादी करते हैं तो मुस्लिम लोग कबूल है बोलकर निकाह को संपन्न करते हैं। तो 1937 में पास हुआ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट, इसे महिला विरोधी कहा जाता था। पुरुष को 4 पत्नियां रखने का अधिकार था। 2017 में खारिज हुआ ट्रिपल तलाक। 2019 में पास हुआ फिर मुस्लिम महिला बिल। इस बिल में ट्रिपल तलाक को कानूनी अपराध घोषित कर दिया। ऐसे ही होता है क्रिश्चियन पर्सनल लॉ, जो कि इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 के तहत फॉलो किया जाता है। ये लॉ गोवा के ईसाइयों पर लागू नहीं होता क्योंकि वहां राज्य का अपना फैमिली लॉ है। अक्सर ईसाइयों की शादी चर्च में फादर करवाते हैं। फिर बात करते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की, जिसके तहत लड़का और लड़की कोर्ट में शादी कर सकते हैं, चाहे उनका कोई भी धर्म या जाति हो। पर्सनल लॉज उन पर अप्लाई नहीं होते हैं। इसी एक्ट में समलैंगिक विवाह को शामिल करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसका अभी तक फैसला नहीं आया है। अब बात करते हैं कि किन देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी लागू है। तो वो हैं तुर्की, पाकिस्तान, सूडान, मलेशिया, आयरलैंड, इजिप्ट, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और अमेरिका। और आपको बता दें कि गोवा भारत का अकेला राज्य है जहां एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। इसे गोवा सिविल कोड कहा जाता है। यहां सारे धर्मों के लोगों को एक ही कानून के तहत निजी मामलों में फैसला दिया जाता है। अब 5वां है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का आखिर इतिहास क्या है। इस छोटी सी कहानी से समझिए और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि वो ऐतिहासिक शाह बानो केस क्या था जिसकी वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा गर्मा गया। जब भारत गुलामी के दौर में था तब अंग्रेजों ने कोशिश की थी सभी नागरिकों को एक तरीके के कानून में बांधने की और अपनी वेस्टर्न आइडियोलॉजीज थोपने की, पर उस वक्त भी उन्होंने पर्सनल लॉज को किनारे रखा क्योंकि उनको प्रचंड विरोध का डर था। सबके लिए अलग अलग फैमिलीज लॉ होना अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का हिस्सा था। 1947 में आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू और बी.आर. अम्बेडकर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के समर्थन में थे ताकि महिलाओं को भी पुरुष जितना हक मिले, ऊंची और नीची जाति में कानूनों में भेदभाव ना हो। इन सब को दिमाग में रखते हुए 1956 में संसद में 4 बिल पास हुए। पहला था हिंदू मैरिज एक्ट, दूसरा था सक्सेशन एक्ट, तीसरा था माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट और चौथा था एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट। नेहरू जी कंजर्वेटिव ग्रुप्स को यूसीसी के लिए राजी करने में नाकाम रहे और भविष्य में यूसीसी लागू करवाने के लिए इस मुद्दे को संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जुड़वा दिया, जिसका जिक्र आर्टिकल 44 में है।
अब आपको बताते हैं मशहूर और ऐतिहासिक शाह बानो केस के बारे में। 1978 में शाह बानो को उनके पति मोहम्मद खान ने ट्रिपल तलाक दे दिया। 59 साल की शाह बानो को 5 बच्चों समेत घर से बाहर निकाल दिया। शाह बानो की मांग थी कि सिर्फ 3 महीने नहीं बल्कि हर महीने उन्हें गुजारा भत्ता मिले। सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में शाह बानो के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन मुस्लिम कट्टरपंथियों से ये फैसला हजम नहीं हुआ। उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ये फैसला मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ है। उस वक्त की राजीव गांधी सरकार के खिलाफ बहुत विरोध हुए। आखिरकार मुस्लिमों को खुश करने के चक्कर में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया और मुस्लिम महिला तलाक में संरक्षण का अधिकार कानून 1986 पारित कर दिया। इस कानून के तहत सीआरपीसी सेक्शन 125 जो महिलाओं और बच्चों को गुजारा भत्ते का हक देती है, उससे मुस्लिम महिलाओं को बाहर कर दिया। कानून में बदलाव कर दिया और इसमें यह भी बदलाव किया कि शौहर तलाक के 3 महीने तक ही पत्नी को गुजारा भत्ता देगा। ये जानना जरूरी है कि अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड पे कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं किया गया है। किसी को नहीं पता है कि किन नियमों के साथ ये लागू होगा। खुद सरकार को भी अभी ये नहीं पता है। तो 22वें विधि आयोग ने जनता से इस पर सुझाव मांगे हैं। इसके बाद जो लॉ कमीशन है वो एक रिपोर्ट बनाएगी। वो रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास जाएगी और फिर केंद्र सरकार ये डिसाइड करेगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के आखिर नियम क्या होंगे। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।